स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, द जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया, द सुपर स्पाई अजीत डोभाल, ये वो नाम है जिसे सुनकर भारत विरोधी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। अपने 37 साल के करियर में करीबन 30 साल अपनी जान को जोखिम में डालकर कई बार देश के लिए जासूसी करने वाले अजीत डोभाल 20 से 25 साल तक, जिनका नाम उनका चेहरा कोई कभी जानता नहीं था, किसी ने देखा नहीं था, लेकिन वो लगातार नॉन स्टॉप भारत के लिए काम कर रहे थे। कभी मोची बने, कभी रिक्शा वाला, कभी धर्म बदलकर दूसरे देश में घुस गए और कभी आतंकवादियों के बीच में भेष बदलकर घुस गए। इस तरह के अजीत डोभाल 70, 80 और 90 के दशक में प्रोएक्टिव जासूस रहे। भारत के इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म के मास्टर माने जाने वाले अजीत डोभाल। इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं अजीत डोभाल के बारे में, कैसे उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में जाकर इंसर्जेंसी को खत्म किया, मिजोरम और सिक्किम को भारत में मिलाने में मदद की, कैसे पाकिस्तान में भारत के टॉप सीक्रेट एजेंट बनकर 6 साल तक रहे और वहां पे न्यूक्लियर मिशन की जितनी इंफॉर्मेशन थी, जानकारी थी, वो भारत तक पहुंचाई, किस तरह से ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन ब्लैक थंडर में अलग अलग भेष बनाकर खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के बीच में जाकर घुसे और वहां से जाके जानकारी जुटाई, और किस तरह से एक मास्टर प्लान बनाया था अजीत डोभाल ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पकड़ने का। अगर आज सिक्किम और मिजोरम भारत का हिस्सा है तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा एक रोल है अजीत डोभाल का, भारत के जेम्स बॉन्ड का। वो कौन से ऐसे ऑपरेशंस थे मिजोरम और सिक्किम में अजीत डोभाल के, जिनकी वजह से 14 साल की सर्विस में मिलने वाला प्रेसिडेंट पुलिस मेडल अजीत डोभाल को सिर्फ 7 साल की सर्विस में दिया गया था। ऐसे वो अकेले शख्स बने थे। नॉर्थ ईस्ट की कैसे उन्होंने इंसर्जेंसी खत्म की, कैसे वहां से लाल डेंगा का आतंक खत्म किया, सिक्किम के भारत में विलय में किस तरह से अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, बताएंगे आज के आपको इस एपिसोड में। शुरू करते हैं। साल था 1958, 1958। मिजोरम उस समय असम का ही एक जिला हुआ करता था, एक हिस्सा हुआ करता था। हमारे जो भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, वहां पे एक मान्यता काफी समय से चली आ रही है कि जब बांस का जो पौधा होता है उसमें फूल उगना शुरू होते हैं तो अकाल पड़ता है। इससे होता क्या है वहां पे कि जो चूहों की तादाद है वो बढ़ती है, चूहे पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं और उसके बाद अकाल पड़ता है। इस तरह की एक घटना को वहां पे मौतम कहा जाता है। यही हुआ 1958 में। लुशाई हिल्स मिजोरम की जो जगह है, वहां पे लोगों ने देखा कि बांस में फूल उगना शुरू हो गए। जो मिजो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी उस समय, जो वहां का जिला परिषद था, उसने असम की सरकार को बताया कि भाई इस तरह की चीज हो रही है, 1.5 लाख रुपए की हमें मदद दी जाए। असम सरकार ने उस समय ये जो अपील थी इसको खारिज कर दिया और खारिज करते हुए ये कहा कि ये एक अंधविश्वास है, इस तरह की कोई चीज होने नहीं वाली। लेकिन मिजोरम के जो लोग थे उनका कहना सही था। बांस में फूल हो गए, उसके बाद में चूहों की तादाद बढ़ी, अकाल पड़ा, और अकाल इस तरह का पड़ा कि भुखमरी की स्थिति मिजोरम में हो गई। जब मिजोरम में अकाल चल रहा था उस समय अजीत डोभाल भारत में अजमेर में थे। अजमेर में वो मिलिट्री स्कूल से अपनी स्कूलिंग कर रहे थे और महज 13 साल की उम्र थी उस समय उनकी। मिजोरम में क्या होता है कि जब ये अकाल पड़ता है, सरकार के खिलाफ लोग खड़े होना शुरू होते हैं, तो एक मोर्चा बनाया जाता है और उस मोर्चे को नाम दिया जाता है मिजो नेशनल फैमिन फ्रंट। फैमिन का अंग्रेजी में मतलब है अकाल। ये एक फ्रंट बनाया जाता है, इसके लीडर बनते हैं लाल डेंगा। लाल डेंगा वो शख्स जो 1944 में ब्रिटिश आर्मी में था। आज़ादी के बाद भारत की ये असम की जो प्रशासन था उसमें अकाउंटेंट बनता है, और उसके बाद में ये वहां पे अपना जब देखते हैं कि जब असम के खिलाफ लोग खड़े हो गए, असम सरकार के खिलाफ, तो ये वहां पे एक ये मोर्चा बनाते हैं अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर। इन्होंने ये मोर्चा बनाया मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट, और शुरुआत में ये जो मोर्चा था ये सारे के सारे नॉन वायलेंस एक्टिविटीज में था। मतलब ये कभी भी इसका कोई विद्रोह उग्र नहीं होता था, कभी भी ये वायलेंट नहीं होते थे। इनका एक मेन मकसद यही था कि असम सरकार से इस अकाल के लिए लोगों को रिलीफ दिलवाना है, मदद दिलवानी है। हुआ ये कि असम सरकार ने 1960 में एक घोषणा की कि असमिया भाषा जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा राज्य की, और इसके बिना सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इस बात से मिजोरम के जो लोग थे वो काफी परेशान हो गए, और यही वो समय था जब ये जो फ्रंट था मिजो नेशनल फेमिन फ्रंट, इसमें से फेमिन शब्द को हटा के लाल डेंगा ने इसको मिजो नेशनल फ्रंट कर दिया, MNF। यहां से मकसद उसका साफ हो गया था कि अब वो ये चाहते थे कि अब ये जो फ्रंट था, जो बनाया गया था मोर्चा, ये सिर्फ अब जो अकाल पड़ा है उसके लिए नहीं रहेगा, ये अब पूरे के पूरे मिजोरम के लिए
एक उसका लीडर बनेगा, ये उसका एक सामने एक फ्रंट फेस बनेगा। ये समय नॉन वायलेंस तक चल रहा था, ये जो पूरा फ्रंट था, ये कभी भी कोई इनका विद्रोह वायलेंट नहीं हुआ। लेकिन 1964 में जो इंडियन आर्मी है उसकी जो असम रेजिमेंट है उसकी 2nd बटालियन उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि उस पूरी बटालियन के अंदर मिजोरम के ही जो सैनिक थे वो थे। इन सैनिकों की जब नौकरी गई यहाँ से तो ये वापस अपने मिजोरम में आए और MNF को मिजो नेशनल फ्रंट को ज्वाइन करते हैं लाल डेंगा के साथ में, और ये वहां पे लाल डेंगा के साथ उस समय मिजो नेशनल आर्मी बनाते हैं। यहां से लाल डेंगा की लीडरशिप में ये जब आर्मी बनती है, पहली बार ऐसा होता है कि ये जो विद्रोह चल रहा था इनका लाल डेंगा का, MNF का, वो उग्र हो जाता है। मतलब अब ये वॉयलेंट हो चुके थे, ये वहां पे वॉयलेंस फैलाने लगे थे। आदिवासियों को, मिजोरम के और जो वहां के लोग थे उनको लाल डेंगा ने ये पूरा हौसला जताया था, ये पूरी वादा किया था उनसे कि आपको भारत से हम अलग करके आज़ाद करेंगे और हम अपना एक अलग राष्ट्र बनाएंगे। उस समय तक इसने वहां पे बीज बोना शुरू कर दिए थे मिजोरम को अलग राज्य बनाने के, अलग राष्ट्र बनाने के। हालात इस तरह के हो चुके थे मिजोरम के उस समय के आए दिन पुलिस ऑफिसर्स की हत्याएं हो रही थी। जो लोग असम सरकार के सपोर्ट में थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, उन पर टारगेट किया जा रहा था, उन्हें अटैक किया जा रहा था। बेहद खून खराबा मिजोरम ने उस समय यहाँ पे देखा। जब ये विद्रोह उग्र होने लगा, वॉयलेंट होने लगा, तो पाकिस्तान और चाइना ने इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। वो ये चाहते ही थे कि ये जो मिजोरम है वो भारत से अलग हो जाए। ईस्ट पाकिस्तान से, जो आज का बांग्लादेश है, उस समय ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था, वहां से पाकिस्तान ने मिजोरम को, जो मिजो नेशनल फ्रंट है, लाल डेंगा को हथियारों की सप्लाई करी। चाइना ने इसको अपनी फंडिंग करी। ये सब चलते चलते यहाँ पे ट्रेनिंग भी इनको दी जाने लगी। पाकिस्तान जाके ये लोग ट्रेनिंग लेते थे, जो MNF के सोल्जर्स थे। 1964 तक इस तरह की चीजें चली कि ये लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, वहां पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहां से आके यहाँ पे आतंक फैला रहे हैं। चाइना और ये जो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट अब इसमें आया तो ये भारत के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय बन चुका था। खून खराबा इस तरह चरम पर था कि आए दिन मिजोरम में लोगों की हत्याएं हो रही थी, तमाम लोगों को मारा जा रहा था, तोड़फोड़ की जा रही थी। भारत सरकार ने ये देखते हुए अपनी सेना वहां पे डिप्लॉय की। सेना को मिजोरम भेजा जाता है और वहां पे जब सेना अपनी एक्शन में आती है तो ये लाल डेंगा अपने पूरे MNF के सोल्जर्स के साथ और इसके जो मेन 7 कमांडर्स हुआ करते थे उनके साथ में मिजोरम से भागकर बर्मा और ईस्ट पाकिस्तान में जो चिटगोंग की पहाड़ियां हैं वहां पे जाके छुप गया। 1964 की ये बात है। अगले ही साल 1965 में लाल डेंगा वहीं से, बर्मा से ही, भारत सरकार को एक चिट्ठी भेजता है, एक खत भेजता है, इसमें ये लिखता है कि आप मिजोरम को ऑफिशियली अब आप भारत से अलग कर दीजिए, एक अलग राष्ट्र बना दीजिए। और ये धमकी भरे लफ्जों में इसने ये खत लिखा हुआ था। भारत ने, सरकार ने इस चिट्ठी को, इस उसकी अपील को खारिज कर दिया। जैसे ये खारिज हुआ 1965 में, लाल डेंगा ने और MNF ने अपना विद्रोह जो था उसको और उग्र कर दिया। लोगों को और ज्यादा सताया जाने लगा, मारा जाने लगा। वॉयलेंट बहुत ज्यादा सिचुएशन वहां पे बन चुकी थी। 1966 तक आते आते हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके थे और इसके हौसले लाल डेंगा के और MNF के इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि जो मिजोरम में इंडियन गवर्नमेंट के जो BSF के और जो असम राइफल्स के कैंप थे, वहां पे MNF ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन जेरिको। इस ऑपरेशन में करीब 1000 हथियारों से लैस MNF के सोल्जर्स, MNF के जो अटैकर्स थे, इन्होंने असम राइफल्स और BSF के कैंप्स पर अटैक किया, हमारे सोल्जर्स पर अटैक किया। उसके बाद इन्होंने टेलीफोन एक्सचेंज को तहस नहस कर दिया। क्यों? क्योंकि जिससे जो हमारे सोल्जर्स हैं वहां से भारत सरकार के साथ कोई संपर्क ना कर पाए। वो आधी रात में अटैक पूरा किया जा रहा था। सरकारी दफ्तरों को टारगेट किया गया, सरकारी दफ्तरों पर अपना कब्जा कर लिया, उनको कब्जे में ले लिया। और असम राइफल्स के जो हेडक्वार्टर था उस पे तिरंगा झंडा भारत का हटाकर MNF का झंडा लगा दिया और आधी रात को ये घोषणा कर दी कि आज से ये आजाद मिजो देश है, मिजोरम आज से आजाद हो गया है। इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उनके पिता नेहरू को भी ये जो मिजोरम का विद्रोह चल रहा था इसका सामना करना पड़ा था। लेकिन इंदिरा गांधी का जो तरीका था वो थोड़ा सा अलग था। 1 मार्च 1966 को ये आजाद मिजो देश की जो घोषणा हुई थी, इसी के ठीक 3 दिन बाद इंडियन आर्मी को ये आदेश मिलता है कि मिजोरम में जाया जाए और वहां पे जाके हालात को कंट्रोल किया जाए। इंडियन आर्मी जमीन के रास्ते जब ये जा ही रही थी मिजोरम, तो वहां से MNF के जो सोल्जर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा गोलीबारी कर दी। जमीन के रास्ते जाना वहां पे उतना ठीक था नहीं, तो एयरफोर्स की मदद ली गई।
एयरफोर्स से मिजोरम में एयर स्ट्राइक करवाई गई। एयर स्ट्राइक जब ये होती हैं तो वहां पे हालात इस तरह के हो जाते हैं कि कुछ ही घंटों में वहां पे स्थिति एजवल में मिजोरम के तहस नहस हो जाता है एजवल, और मिजोरम को अपने कंट्रोल में आर्मी हमारी ले लेती है। ये सब पूरा जब ऑपरेशन चल रहा था तो इसका असर ये हुआ कि मिजोरम के जो लोग थे वो भारत सरकार के विद्रोह में आ गए। वहां पे वो लोग खुलकर एमएनएफ का, लाल डेंगा का सपोर्ट करने लगे, और लाल डेंगा वहां से उस समय अपनी जो विद्रोही थे, जो उसके साथ कमांडर्स थे, उनके साथ जाके अराकन, म्यांमार की जो अराकन पहाड़ियां, वहां पे जाके छुप गया था। सेना ने काफी हद तक यहाँ पे मिजोरम को अपने कंट्रोल में ले लिया था, लेकिन हालात इस तरह के थे कि कभी भी अब ये विद्रोह उग्र हो सकता था दोबारा, क्योंकि अब जो लोग थे मिजोरम के वो भी भारत सरकार के विद्रोह में आने लगे थे धीरे धीरे, और एमएनएफ के सपोर्ट में आने लगे थे। जहां मिजोरम में 1966 में ये हालात चल रहे थे, वहीं पे आगरा में आगरा यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स की डिग्री कर रहे थे इकोनॉमिक्स में अजीत डोभाल। अजीत डोभाल 1967 में अपनी मास्टर्स की डिग्री पूरी करते हैं, और उसके बाद वो यूपीएससी का अटेम्प्ट देते हैं। पढ़ाई में इतने तेज थे कि पहले ही अटेम्प्ट में वो यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं, और उन्हें मिलता है केरला कैडर, आईपीएस बन जाते हैं। आईपीएस बने अजय डोभाल। अब यहाँ से उनकी केरला में पोस्टिंग होती है कोट्टायम में। कोट्टायम में जाके वो एएसपी बनते हैं, एएसपी का पद था उनका। केरला के उस समय होम मिनिस्टर हुआ करते थे एम करुणाकरण। एम करुणाकरण की नजर थी, जो आईपीएस ये नए आए थे अजीत डोभाल, इन पर वो इनके काम करने के तौर तरीके लगातार देख ही रहे थे। तो होता यह है कि महज 2 साल बाद ही, 2 से 2.5 साल बाद 1971 में केरला के थलासेरी में हिंदू मुसलमान के बीच में विवाद हो जाता है, राइट्स की स्थिति पैदा हो जाती है, कम्युनल वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, हैंडल नहीं हो पा रहा था। तो एम करुणाकरण ये डिसीजन लेते हैं कि यहाँ पे ये जो यंग तेज तर्रार आईपीएस है, इसको भेजा जाए अजीत डोभाल को। अजीत डोभाल को थलासेरी में भेजा जाता है, और यकीन मानिए महज 2 दिन में, जो इतनी समय से लंबी सिचुएशन जो चली आ रही थी, जिसको जो कंट्रोल में नहीं आ पा रही थी लोगों के, महज 2 दिन में उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों पक्षों से बातचीत की, अपनी नेगोशिएटिंग स्किल्स को दिखाया, और वहां पे हालात इस तरह से काबू कर दिए थे कि ये जो पूरा राइट था वो शांत हो चुका था, पूरा उस पर काबू पा लिया गया था। और इस तरह की स्थिति बना दी थी कि जो लूटा हुआ सामान था, दोनों पक्षों ने जो एक दूसरे का लूटा था, वो इसको वापस करने को एक दूसरे को राजी हो चुके थे। तो इस तरह का वहां पे उन्होंने जब ये काम किया केरला में, इसकी चर्चाएं दिल्ली तक पहुंची। दिल्ली में बातें होने लगी कि एक ऐसा आईपीएस है जिसकी नेगोशिएटिंग स्किल्स और उसकी इंटरनल इंटेलिजेंस जो स्किल्स हैं, लोगों को अपनी बातों में लाना, उसके बाद में अपने अकॉर्डिंग वहां पे काम कराना, वो काफी ज्यादा अच्छी है। दिल्ली तक जब ये बात पहुंची तो उन्हें 1972 में डेपुटेशन पर इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में डेपुटेशन के लिए बुला लिया जाता है केरला से। अब यहाँ पे वो अपनी सर्विस कर चुके थे पुलिस की, यहाँ पे वो अब आ जाते हैं आईबी के अंदर, और उनको नाम दिया जाता है यहाँ पे आईबी में जेम्स बॉन्ड का। जो आईबी के सीनियर ऑफिसर्स थे वो ये समझ चुके थे कि डोभाल जो है वो क्राइसिस मैनेजमेंट में मतलब बहुत अव्वल दर्जे के ऑफिसर हैं, इनका कोई उसमें तोड़ नहीं है। अब ये वही समय था जब मिजोरम के हालात देश के सामने थे। लाल डेंगा उस समय तक, क्योंकि 1971 आ गया था, तो 1971 में बांग्लादेश को लेकर जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, उसके चलते ईस्टर्न पाकिस्तान से लाल डेंगा भागकर अपने पूरे लोगों के साथ में म्यांमार के अराकन की पहाड़ियों में जाके छुप गया था। अपने 7 कमांडर्स के साथ में इसने वहां पे अपना अगला बेस बना लिया था, और दोबारा जो विद्रोह था वो उग्र होने की संभावनाएं भारत सरकार को दिख ही रही थी। इंटेलिजेंस के उस समय जो सोर्सेस थे, जो हमारे इंटेलिजेंस के, उन्होंने ये भी बताया कि लाल डेंगा का अब जो सेना है वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसके पास 400 आर्म्ड, हथियारों से लैस लोग हैं जो मरने मारने के लिए उतारू हैं, और जो लोग अराकन्स की यहाँ पे पहाड़ियों में छुपे हुए हैं। तो ये सब चीजें सामने आती हैं। मिजोरम के हालात को देखते हुए वहां जरूरत थी एक ऐसे ही इंटेलिजेंस ऑफिसर की जो इंटरनल इंटेलिजेंस का एकदम महारथी हो, जिसकी नेगोशिएटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो। तो आईबी दिल्ली में एक मीटिंग करता है जिसमें अजीत डोभाल भी शामिल होते हैं। ये बात की जाती है कि भाई कौन जाएगा वहां पे, किसे भेजा जाए। तो अजीत डोभाल की कुछ ही टाइम पहले वहां पे शादी हुई थी। ये अपना खुद से इच्छा जाहिर करते हैं मिजोरम जाने की। अजीत डोभाल की इच्छा अनुसार 1972 में उन्हें मिजोरम भेजा जाता है। आईबी भी यही चाहता था, भारत सरकार यही चाहती थी कि एक ऐसा ऑफिसर वहां पे जाए। 4 साल के लिए नॉर्थ ईस्ट में अजीत डोभाल की पोस्टिंग होती है। अपनी वाइफ को भी वो साथ में ले गए थे, और मिजोरम में उन्होंने अपना बेस बनाया, वो मिजोरम में रहते थे।
अब यहां से होता क्या है कि अजीत डोभाल अपने स्पाइंग ऑपरेशंस को शुरू करते हैं। लालडेंगा के 7 मेजर कमांडर्स हैं, 7 टॉप कमांडर्स जिनके बल पर वो पूरा एमएनएफ को चला रहा है, वो ये पता करते हैं और इन 7 कमांडर्स के बारे में और जानकारी निकालते हैं। उन्हें ये पता चलता है कि पिछले कुछ समय से ये जो 7 कमांडर्स हैं लालडेंगा के, जिनमें एमएनएफ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिसमें मिजो नेशनल आर्मी के आर्मी चीफ हैं, ये सारे जो हैं इनकी लालडेंगा के साथ में चीजें सही नहीं चल रही हैं। इसमें इनके इंटरनल डिफरेंसेस वहां पे एमएनएफ में आ चुके हैं, तो ये चीजें उनको पता चलती हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि अजीत डोभाल एमएनएफ का जो अराकन की पहाड़ियों में, जो म्यांमार के अराकन की पहाड़ियां हैं, वहां पे जो इनका बेस था एमएनएफ का, लालडेंगा का, ये वहां पे सीक्रेट एजेंट बनकर घुस गए और वहां पे जाके इन्होंने ये जो 7 कमांडर्स थे इनसे बातचीत करना शुरू की, इन्हें अपने साथ में लाना शुरू किया, इनके साथ में बार बार मीटिंग्स की और इनका पूरा ब्रेन वॉश किया। बकायदा मिजोरम में अपने घर पर उन्हें खाने पर बुलाया, एक एक करके हर एक कमांडर को। अपनी वाइफ से वहां पे पोर्क मीट, सुअर का मांस, वो बनवाया उनके लिए। ड्रिंक्स पर बैठे और ये पूरी बातचीत उनको, उन सारे कमांडर्स को एक एक करके बताई कि अगर आप भारत के साथ आएंगे तो आपको क्या फायदे हो सकते हैं और अगर आप भारत के विपरीत जाएंगे तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। उन्हें बताया कि अगर आप नेगोशिएट करते हैं हमारे साथ में तो जो आपको स्टेटस है वो आपको एक राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, वहां पे आपको मंत्री बना दिया जाएगा, आपके जो क्रिमिनल चार्जेस हैं वो हटा दिए जाएंगे। अगर आप हमसे विद्रोह में जाएंगे तो आप समझ जाइए कि इंडियन आर्मी के सामने आप अभी इस समय नहीं टिक पा रहे, आप आगे भी नहीं टिक पाएंगे। आपको यहाँ पे भारत में आके तमाम सहूलियतें दी जाएंगी। तो ये सब चीजें उनको बताई जाती हैं कि भाई छुपके रहना जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, आप छुपके कब तक रहेंगे, इससे अच्छा आप भारत में आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए। इस तरह से अपनी नेगोशिएटिंग जो स्किल्स थी अजीत डोभाल की, उन्होंने अपनी नेगोशिएटिंग स्किल्स का यूज करके 1972 से 74 तक इन 7 में से 6 कमांडर्स को अजीत डोभाल भारत के साथ मर्ज करवा देते हैं, भारत के साथ ले आते हैं। जैसे ही ये कमांडर्स भारत के साथ आए, यहां डोभाल का काम मिजोरम में खत्म हो चुका था, उन्होंने सक्सेसफुली अपना ये पूरा काम कर लिया था। होता यह इसके बाद मिजोरम में कि अजीत डोभाल ने जब इन कमांडर्स को ब्रेक कर दिया एमएनएफ से, तो लालडेंगा और एमएनएफ वीक पड़ गए। इसके बाद लालडेंगा लंदन भी चला गया यहां से एमएनएफ को छोड़कर, और भारत सरकार के साथ आने के सिवाय उनके पास कोई चारा था नहीं। तो हुआ ये कि तमाम सारे जो एमएनएफ के विद्रोही थे उन्होंने हथियार डालना शुरू कर दिए। करीबन 1975 में 350 जो गोरिल्ला वॉरियर्स थे उन्होंने हथियार डाले थे एमएनएफ के। 3 टॉप जो लीडर्स थे एमएनएफ के, जिनको अजीत डोभाल ने कन्वर्ट किया था अपने साथ लाने के लिए, उन्होंने यूनियन होम सेक्रेटरी उस समय के एसएल खुराना, उनसे बातचीत की, लेफ्टिनेंट गवर्नर एसके छिब्बर से बात की, और नॉर्थ ईस्ट के जो उस समय के जॉइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे एमएल कंपानी, उनके साथ में मीटिंग्स की। तो ये सब ओवरऑल हो पाया अजीत डोभाल की वजह से, जिन्होंने इन पूरे कमांडर्स को एमएनएफ से ब्रेक करके भारत की तरफ लाए थे। जो लालडेंगा की भारत सरकार से लंबी बातचीत चली, उसके बाद 30 जून 1986 को राजीव गांधी की जब सरकार थी, तो लालडेंगा मीजो अकॉर्ड पे, जो मिजोरम समझौता था, उस पर साइन करने के लिए राजी हो गए, और उसी समझौते के मुताबिक उन्हें मिजोरम राज्य का पहला मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अपने एक इंटरव्यू में एक मैगजीन को दिए गए लालडेंगा ने यह बताया कि अगर डोभाल नहीं होते तो ये शायद विद्रोह पूरा कभी खत्म नहीं होता। जब डोभाल आए उसके पहले लालडेंगा के पास 7 कमांडर्स हुआ करते थे, और डोभाल के जाते ही डोभाल अपने साथ में उनके 7 में से 6 कमांडर्स को ले गए। लालडेंगा का कहना था कि इसके बाद उनके पास में और कोई चारा नहीं बचा था भारत के साथ में आने के अलावा। तो इस तरह से अजीत डोभाल ने वहां पे अपना बहुत ही बेहतरीन काम किया। अब ये जब मिजोरम का पूरा जो मुद्दा था उसको हैंडल किया अजीत डोभाल ने इस तरह से, तो भारत सरकार के सामने वो एक टॉप स्पाई एजेंट के रूप में उभर कर आ चुके थे। सेम टाइम पर भारत सरकार के सामने एक बहुत बड़ा दूसरा मसला चल रहा था सिक्किम का। अजीत डोभाल क्योंकि 1972 से सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड थे, उन्हें काफी ज्यादा आइडिया था वहां का। तो 1974 में मिजोरम का ये पूरा मसला सॉल्व करने के बाद अजीत डोभाल को भेजा जाता है सिक्किम। सिक्किम को भारत में विलय कराने का जो काम था वो पूरा रॉ के पास था। रॉ के जो चीफ थे पहले, RN काओ, उनके हाथ में ये पूरा काम था। दरअसल सिक्किम में मसला क्या था कि आज़ादी के वक्त सिक्किम एक अलग रियासत हुआ करती थी, वहाँ चोग्याल वंश का राज्य था।
ये प्रिंसली स्टेट्स जब बनाए जा रहे थे, जब इनको अपने साथ जोड़ा जा रहा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय ये कहा था नेहरू को कि सिक्किम को भी साथ में विलय कर लेना चाहिए इसी समय। लेकिन नेहरू ने उस समय इस पे हामी नहीं भरी, वो इस पे राजी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि चाइना जो है वो इससे परेशान हो सकता है, चाइना हमारे साथ उसके रिश्ते खराब हो सकते हैं अगर हम सिक्किम को जबरदस्ती इस तरह से अपने साथ विलय करेंगे। तो 1950 में सिक्किम की भारत के साथ एक ट्रीटी होती है। उस ट्रीटी में यह था कि सिक्किम भारत का प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन जाएगा, मतलब सिक्किम में रहेगा शासन राजा का, लेकिन भारत के साथ जो उसके डिफेंस मसले हैं, जो उसकी फॉरेन मसले हैं, वो पूरे भारत के अंडर में आएंगे। तो ये सब चीजें सामने हुई। लेकिन करीबन 14 साल बाद ही 1964 में जो सिक्किम के राजा थे उस समय, राजा पलडेन नामग्याल, उन्होंने ये जो ट्रीटी थी इसको तोड़ने का सामने प्रस्ताव रख दिया भारत सरकार के। उनका कहना था कि सिक्किम ये जो 1950 की ट्रीटी है इस पर अब ज्यादा कंटिन्यू करना नहीं चाहता और अब सिक्किम को आप एक नया देश बना दीजिए, एक नए देश का दर्जा उसको दे देना चाहिए। तो लंबे समय तक ये जो सिक्किम के राजा और इंदिरा गांधी की, उस समय प्रधानमंत्री होती थी इंदिरा गांधी, उनकी बातचीत चलती है। लेकिन उसके बाद में चर्चाएं थम जाती हैं क्योंकि देश के सामने मिजोरम का ये मुद्दा लालडेंगा का खड़ा हो चुका था और उसके बाद 1971 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर का मुद्दा था। तो उस समय इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा सका। लेकिन 1971 के बाद इंदिरा गांधी के सामने ये मुद्दा बड़ा होने लगा था क्योंकि इसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट भी दिखने लगा था भारत सरकार को। तो रॉ के चीफ RN काओ से इंदिरा गांधी ने कहा 1971 में कि क्या हम सिक्किम के मसले पर कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। वो प्लान ये था कि राजा का जो शासन है सिक्किम में उसको कमजोर किया जाएगा। कमजोर इस तरह से किया जाएगा कि वहां की जो लोकल पार्टीज हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करके उनके साथ में इन्वॉल्व होके वहां काम करके इलेक्शंस करवाए जाएंगे और इलेक्शंस के बाद में विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया जाएगा सिक्किम को भारत में विलय करने का। उसके बाद सिक्किम को जोड़ा जाएगा। तो ये पूरा जो प्लान था वो इंदिरा गांधी को पसंद आया, उन्होंने इसको हरी झंडी दी और इसके बाद में बड़े ऑफिसर्स को रोके सिक्किम भेजा जाता है, वहां पे पोस्ट किया जाता है। एक बहुत बड़ा कारण सिक्किम को जल्दी से जल्दी भारत में विलय कराने का ये भी था भारत सरकार के सामने कि जो सिक्किम के आखिरी राजा थे पलडेन चोग्याल, उन्होंने एक दूसरी शादी कर ली थी एक अमेरिकी लड़की से जिसका नाम था होप कुक। उस समय इंटरनेशनल मीडिया ने काफी ज्यादा ध्यान सिक्किम की तरफ अपना आकर्षित कर लिया था। पूरे वर्ल्ड में सिक्किम की बातें होने लगी थी कि कहां से एक लड़की आती है और उसके बाद में सिक्किम की महारानी बन जाती है, एक सामान्य लड़की। किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। तो ये भी बताया जाता है बाद में खबरों में कि ये जो लड़की थी वो CIA एजेंट थी। अब जब ये चीज सामने आती है तो ये भारत सरकार के लिए भी बहुत चिंता का विषय था। और उसके बाद में सिक्किम की जो गवर्नेंस थी उसमें इस लड़की का, होप कुक का, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला। होप कुक ने गैंगटॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी में एक अपनी रिपोर्ट भी पेश की। उसमें उसने भारत का जो वेस्ट बंगाल है वहां के दार्जिलिंग को सिक्किम में मर्ज करने के लिए एक पेशकश की। वहां पे उसमें ये बताया कि उसको मिला देना चाहिए सिक्किम में दार्जिलिंग को। ये बात भारत सरकार को पता चली तो वो टेंशन का माहौल बन गया, बेहद परेशान हो चुके थे। तो साल 1971 से 74 तक 3 साल में रॉ के जो बड़े अफसर गए थे सिक्किम में, वो अपना काफी हद तक काम कर चुके थे, प्लान एग्जीक्यूट कर चुके थे किस तरह से मर्जर कराना है। लेकिन 74 में मिजोरम का काम खत्म होने के बाद, मिजोरम में अपना पूरा प्रॉपर काम करने के बाद अजीत डोभाल को सिक्किम भेजा जाता है सिक्किम मर्जर कराने के लिए। अजीत डोभाल वहां पहुंचते हैं, अपनी एक टीम बिल्ड करते हैं और ये पूरी टीम सिक्किम के जो लोग थे उनके बीच में प्रो इंडिया सेंटिमेंट्स को डेवलप करती है। ये वहां पे लोगों को बताते हैं कि अगर आप डेमोक्रेसी के साथ आएंगे, अगर आप लोकतंत्र के साथ आएंगे तो आपको किस तरह से फायदा हो सकता है। ये वहां पे उस समय की एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी सिक्किम की, सिक्किम नेशनल कांग्रेस। उसके एक बहुत बड़े लीडर जो उसके फाउंडिंग लीडर भी हुआ करते थे, काजी दौरजी, उनको लगातार ये सपोर्ट करना शुरू करते हैं। उनके साथ में इन्वॉल्वमेंट होके, उनके साथ इन्वॉल्व होके काम करना शुरू करते हैं अजीत डोभाल, उनकी पूरी टीम। ये कराया जाता है वहां पे कि जो छोटी छोटी पार्टीज थी सिक्किम की, उन्हें इस पार्टी के साथ में, जो सिक्किम नेशनल कांग्रेस थी उसके साथ में मर्ज कराया जाता है। तमाम सारे लोगों को इनके सपोर्ट में लाया जाता है। इसी के साथ 1974 आते आते 1974 में इलेक्शन सिक्किम में हो जाते हैं, इलेक्शंस कराए जाते हैं और सिक्किम नेशनल पार्टी जो थी, जिसको अजीत डोभाल पूरा का पूरा बैकएंड पे सपोर्ट कर रहे थे, काजी दौरजी को, ये पार्टी वहां पे इलेक्शंस जीतती है और काजी दौरजी को
सिक्किम का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। अब प्राइम मिनिस्टर क्यों? क्योंकि उस समय पर भी सिक्किम एक राज्य नहीं बना था, वहां पे अभी भी राजा का शासन था। राजा वीक जरूर हो गया था लेकिन वो अभी भी वहां पे बना हुआ था। तो अब ये सब चीजें जो हुई कि इतना यहां तक भी एक चीज पहुंच पाई कि सिक्किम में इलेक्शंस हो गए, जो एक मेन उद्देश्य था, मुद्दा था। इसके पीछे अजीत डोभाल का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल प्ले उन्होंने वहां पे किया। सिक्किम में गए, किस तरह से लोगों को अपने नेगोशिएटिंग स्किल्स के तहत अपनी बातों में लाया, उसके बाद में वहां पे चीजें उन्होंने इस तरह से की कि जो भारत के हित में थी, भारत के फेवर में थी। 1975 में सिक्किम के जो राजा थे और जो सिक्किम के प्रधानमंत्री थे दोरजी, इनके बीच में जो माहौल था वो बहुत टेंशन का हो गया। दोरजी को ये करना पड़ा कि उन्हें इंडियन गवर्नमेंट से इंटरवेंशन की मांग करनी पड़ी, दखल की मांग करनी पड़ी। जब ये मांग आई सिक्किम से भारत सरकार के पास, तो बकायदा सिक्किम में भारत सरकार ने सेना को भेजा, इंडियन आर्मी वहां पे जाती है। जो राजा चोग्याल थे उनका पूरा पैलेस उसको सीज कर लिया जाता है, बॉर्डर्स को सीज कर दिया जाता है। एक तरह से मिलिट्री कू किया गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने इस तरह से पूरा वहां पे सीज करवा के पूरा राजा का पैलेस, वहां पे वोटिंग करवाई, वहां पे रेफरेंडम करवाया और वोटिंग में 95% लोगों ने सिक्किम के इस बात पर हामी भरी कि हाँ, हम इंडिया के साथ आना चाहते हैं, हम भारत के साथ आना चाहते हैं। और इसी के साथ 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनता है। अजीत डोभाल को 1975 में ही अपने सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट में किए गए कामों के लिए, पूरे सक्सेसफुल सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल मिलता है। वैसे ये मेडल 14 साल की सर्विस के बाद किसी ऑफिसर को दिया जाता है, लेकिन अजीत डोभाल ऐसे अकेले शख्स हैं जिन्हें ये मेडल 7 साल की सर्विस के बाद दिया गया। अपने पूरे काम अजीत डोभाल ने नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से किए थे कि लाल डेंगा का आतंक खत्म किया, पूरी इंसर्जेंसी खत्म की, उसके जो 7 कमांडर्स थे उनको ब्रेक करके अपने साथ मिलाए। उसके बाद सिक्किम का जो मेन मर्जर, जो लास्ट पॉइंट का जो एंडिंग पॉइंट था, वहां पे जाके सिक्किम में किस तरह से काम किया, किस तरह से सरकार को सपोर्ट करके वहां पे पीएम बनवाया दोरजी को। तो ये जो पूरे काम थे वो अजीत डोभाल की वजह से एक तरह से उनका मेजर वहां पे रोल रहा और उनकी वजह से ये सक्सेसफुल हो पाए। इसके बाद अब अजीत डोभाल कहाँ गए 1975 के बाद? तो वो जाते हैं पाकिस्तान में जाके वो वहां पे करीबन 6 साल रहे थे। 6 साल में उन्होंने वहां पे न्यूक्लियर मिशन की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो भारत तक पहुंचाई थी। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं इस सीरीज में। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपने विचार, अपने नए टॉपिक्स, और हम आपके लिए टॉपिक्स नए लेकर आते ही रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।